वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जीवाणु कोशिका की परसंरचना या संरचना कह सकते हैं ना। हमारा जो चैप्टर चल रही है चैप्टर सेकेंड, और उस चैप्टर सेकेंड का पार्ट ए आपको क्लियर होगा कि सेकेंड पार्ट है, सेकेंड चैप्टर है, उसमें ना 5 पार्ट है, 5 जगत है। तो सभी जगत को अलग अलग पढ़ते हुए निकलेंगे हम लोग। तो आज का नहीं, इसके जस्ट पिछले वीडियो में भी मैंने आपको मोनेरा जगत को स्टार्ट करवाई थी, है ना। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आपको बताया था मैंने आर्की बैक्टीरिया पहला समूह, दूसरा समूह में हम लोग चल रहे हैं जीवाणु। तो जीवाणु के अंतर्गत मैंने जीवाणु के सामान्य परिचय आपको क्लियर करवा रखी है। और आज का जो टॉपिक है वो है जीवाणु कोशिका की संरचना। और साथ ही साथ आपका सेकंड टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आपका जीवाणु कोशिका में लैंगिक प्रजनन या नॉर्मल प्रजनन कह सकते हैं ना। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं। जीवाणु कोशिका की संरचना आप बनाएंगे तो सबसे पहले पॉइंट भी लिख दीजिए, चित्र बनाइए तो चित्र पहले बनाइए, पॉइंट बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, कोशिका भित्ति सबसे पहला पॉइंट डालिएगा आप। कोशिका भित्ति किसकी? जीवाणु कोशिका की संरचना में, है ना। कोशिका भित्ति, ओके। तो प्रत्येक जीवाणु कोशिका में सुविकसित कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो देखिए, ये जीवाणु कोशिका उसमें क्या बनेंगे, ये वाला जो भाग है पूरा क्या है, सेल वाल है, कोशिका भित्ति, है ना। ऐसा छोटा ही बना दे कई बार कोशिका भित्ति को, है ना, लेकिन यहाँ पर मोटा बना दिया गया है। क्लियर है? ओके। तो प्रत्येक जीवाणु कोशिका में सुविकसित कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कोशिका को निश्चित आकार देकर प्रतिकूल अवस्थाओं से बचाती है। मतलब ये है कि ये इसी के कारण ये कोशिका में एक शेप बन रहा है, आकार बन रहा है, ठीक है। अगर कोशिका भित्ति सिकुड़ जाता तो गोल आकार का बनता, है ना। मतलब जो कोशिका भित्ति है ना, वही इस कोशिका को क्या दे रहा है, आकार दे रहा है। साथ ही साथ बाहर से कोई चीज़ यहाँ पर आ रहा है, कोई अटैक कर रहा है, तो उसको रक्षक कार्य करेगा ना, ठीक है। तो जो कोशिका को निश्चित आकार देकर प्रतिकूल अवस्थाओं से बचाती है, आकार भी देती है और प्रतिकूल अवस्थाओं से बचाती है ना। अब मेन पॉइंट ये है कि जीवाणु कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टिडोग्लाइकान्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। म्यूकोपेप्टाइड, जैसे कि म्यूकोपेप्टाइड के अंतर्गत कौन आता है अपने पास, ठीक है। एक दो नाम बस को लिखूंगा, सबको नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो जीवाणु कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड में आप लिख लेंगे कि डी एलेनिन, डी ग्लूटामिक, है ना, अम्ल, ओके, आदि का बना होता है। या आप कैसे लिख सकते हो, जीवाणु कोशिका भित्ति वो म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है, खत्म, ठीक है। या तो यहाँ पर लिख सकते हो आप पेप्टिडोग्लाइकान्स, दोनों चलेगा। म्यूकोपेप्टाइड ज़्यादा बेटर रहता है ना, क्योंकि म्यूकोपेप्टाइड किससे संबंधित है, पेप्टिडोग्लाइकान्स, वही 6 हैं, ठीक है। और उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप दोनों में से किसी को लिख दोगे चल जाएगा। क्लियर है? तो आप म्यूकोपेप्टाइड लिखो चाहे पेप्टिडोग्लाइकान्स लिखो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा से सेकंड पॉइंट में, कोशिका झिल्ली। चलिए, ये कोशिका भित्ति खत्म हो गया, सेल वाल। अब इसके जस्ट नीचे ये वाला भाग है ना, ठीक है। अगर मैं कोशिका भित्ति इसको मानता तो इसके जस्ट नीचे को हम लोग कोशिका झिल्ली मानते, लेकिन यहाँ पूरा पूरा भाग को हम लोग क्या माने हैं, कोशिका भित्ति माने हैं। तो ये नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा आपका, कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो भी हो, जो चलेगा दोनों, है ना। तो देखिए, जीवाणु की कोशिका भित्ति के नीचे जीव द्रव्य के चारों ओर, ये वाला जो भाग है वो जीव द्रव्य है ना, ठीक है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में क्या फ़र्क है, वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य, किसी भी कोशिका में देखना यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कहा जाए मतलब डीएनए संबंधित है ना। तो किसी भी कोशिका में अगर डीएनए और उसमें उपस्थित बहुत सारे और कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अंग जी, तो उस सभी कोशिकांग और उस डीएनए को मिलाकर हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोल देते हैं, जीव द्रव्य, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य किसको बोलते हैं, तो इस केंद्रक को हटाकर, मतलब ये जो डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड्स है, इन सब को हटाकर, सीधी बात, केंद्रक को हटाकर, है ना, जो बाकी सब है वो सब को हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव्य। आपको ये नहीं होना चाहिए कि केवल द्रव्य, उसमें द्रव वाला भरा है वही कोशिका द्रव्य, नहीं, जितने भी कोशिकाएं हैं सब मिलाकर क्या कहलाएंगे, कोशिका द्रव्य कहलाएंगे, ठीक है। जीव द्रव्य कब कहलाएंगे, जब उसमें क्या उपस्थित हो, मतलब उपस्थित तो सब में रहता है, लेकिन किसको गिना जाता है, जब केंद्रक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसको गिना जाएगा ना, तो उनको एक साथ क्या बोलेंगे हम लोग, जीव द्रव्य बोलेंगे। अगर उसको नहीं गिना जाता है, केवल बाकी सबको गिना जाता है, तो उसको हम लोग केवल कोशिका द्रव्य कहेंगे, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य में चलते हैं।
प्रत्येक जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए तंतु को छोड़कर, किसको छोड़कर, डीएनए तंतु को छोड़कर शेष भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब जितने भी यहाँ पर कोशिकांग मिलेंगे सब क्या है, कोशिका द्रव्य है। इसमें डीएनए तंतु स्वतंत्र रूप से इसलिए होता है क्योंकि इसमें केंद्र की झिल्ली अनुपस्थित होती है। धीरे ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ही तो डीएनए होता है ना, ठीक है। और केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, तो डीएनए क्या होता है, व्यवस्थित होता है अंदर में, है ना। लेकिन ये जीवाणु कोशिका उसमें क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली ही नहीं पाया जाता है। तो ये जो डीएनए है कहाँ व्यवस्थित रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, बिखरा हुआ रहेगा। कैसे रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा। तो इसको मैं बिखरा हुआ बना देता हूँ ऐसे डीएनए को। क्लियर है ना। इसको हम लोग डीएनए कहेंगे, या तो न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड, या तो डीएनए लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, तो शेष भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है, ये तो हो गया। इसमें डीएनए तंतु स्वतंत्र रूप से रहता है, स्वतंत्र रूप से रहता है ना, किसी कोशिका के या किसी केंद्रक के केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं रहता है, ठीक है, स्वतंत्र रहता है ना। ये स्वतंत्र इसलिए रहता है क्योंकि केंद्र की झिल्ली क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका जीवाणु कोशिका की संरचना का। चलिए चौथा पॉइंट में चलते हैं। चौथा पॉइंट में चलते हैं, हमारे पास आता है एक कशाभिका। क्या आता है, कशाभिका। देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसका मैंने पॉइंट बस लिखी है, उसका डिटेल नहीं करूँगा मैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कशाभिका क्या है, फ्लैजिला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, है ना। तो यहाँ देखिए थोड़ा से, हाँ, कोई भी जीवाणु कोशिका में आप देखे होंगे एक पूंछ जैसी संरचना पाई जाती है। इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, इधर बना देना ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मैं इधर बना रहा हूँ, है ना। चूहे का जो पूंछ होता है वैसी टाइप से एक संरचना पाई जाती है, ठीक है, ये वाला भाग, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिलम भी बोलते हैं इसको बोलेंगे फ्लैजिला, अर्थात कशाभिका। क्या बोलेंगे, कशाभिका, है ना। अब इसका जो डिटेल है आपको माइंड लगाकर लिखना है, या तो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए मस्त, धीरे धीरे स्पीड से ना बोलकर मैं एकदम सीधे स्लो बोल रहा हूँ, और समझिएगा, है ना, कि जो जीवाणु कोशिका होती है उस जीवाणु कोशिका में चाबुक की तरह, ये दिख रहा है, चाबुक की तरह लगभग 4 से 5 म्यू लंबी रचना लगी होती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। रिपीट करके सुनिएगा उसको, कशाभिका कहते हैं। और ये जीवाणु को आगे बढ़ने में क्या करता है, सहायता का कार्य करता है, कशाभिका, ठीक, ये कशाभिका। आगे हम लोग चलते हैं फिम्बरी, 5वां नंबर का पॉइंट, फिम्बरी। ये छोटी छोटी पॉइंट को मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है ना। फिम्बरी क्या है, तो कुछ जीवाणु हैं, उस कुछ जीवाणु की जो बाह्य सतह होती है, बाह्य सतह ना, उस बाह्य सतह में छोटे छोटे हमारे पास फिम्बरी लगे होते हैं। ये आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं, है ना। यहाँ से छोटा सा लगा हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे फिम्बरी, RIE, फिम्बरी, FIMBRIE, फिम्बरी, ठीक है। तो इसका डिटेल क्या करोगे कि कुछ जीवाणु होते हैं, उस जीवाणु की जो बाह्य सतह होती है, उस बाह्य सतह पर अत्यंत सूक्ष्म रोम के समान, ठीक है, रोम मतलब बाल होता है एक्चुअली में, है ना। तो कुछ जीवाणुओं के बाह्य सतह पर अत्यंत सूक्ष्म रोमिल उपअंग पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग फिम्बरी कहते हैं। क्लियर है ना। और ये फिम्बरी का कार्यकार है क्या है कि ये प्रजनन के समय या ये विपरीत लिंग में आकर्षण के समय चिपकने का कार्य करता है। मतलब एक जीवाणु यहाँ पर है, दूसरे जीवाणु यहाँ पर है ना, तो सबसे पहले फिम्बरी क्या करेगा, चिपकने का कार्य करेगा, ठीक है। तो इतना ही लिखना कि ये रचनाएं, है ना, विपरीत लिंग के जीवाणुओं से लैंगिक प्रजनन के समय चिपकने का कार्य करते हैं। क्लियर। छठवां आता है प्लाज्मिड। क्या आता है, प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है इसको हम लोग कई बार सुने होंगे वाहक, क्या बोलते हैं उसको, वाहक, प्लाज्मिड बोलते हैं उसको, है ना। अब इसका कार्य क्या है और ये कैसा रहता है ना। तो सबसे पहले इसका कार्य देखते हैं। अब ये जो जीवाणु कोशिका है ना, उस जीवाणु कोशिका में ये मुख्य तंतु है ना, ये मुख्य डीएनए तंतु, उस मुख्य डीएनए तंतु को छोड़कर, है ना, उस मुख्य डीएनए तंतु को छोड़कर कुछ और डीएनए तंतु पाए जाएंगे। मतलब डीएनए तंतु नहीं वो है, देखिए ये अनुवांशिक इकाई किसको बोलते हैं, जो डीएनए तंतु होते हैं उसको, ठीक है ना।
तो ये क्या करता है, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है, ये डीएनए है ना। तो इसको डीएनए तंतु बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब इसी डीएनए तंतु को छोड़कर कुछ ऐसे और संरचना होंगे जो कि अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का कार्य करेगा। देखिए मेन कार्य कौन करता है, डीएनए तंतु करता है, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का कार्य करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी तंतु होते हैं छोटे छोटे, इसको छोड़कर ना, ऐसे ऐसे तंतु होते हैं जो कि अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का कार्य करता है, तो वही क्या कहलाता है, आपका प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मिड, है ना, प्लाज्मिड। क्लियर है। तो देखिए जीवाणु की कोशिका द्रव्य में मुख्य डीएनए तंतु के अलावा, ये जो मुख्य डीएनए तंतु है ना, उस मुख्य डीएनए तंतु के अलावा कुछ स्वतंत्र छोटी लगभग 100 जीनों की बड़ी आनुवांशिक इकाई, 100 जीनों की बड़ी आनुवांशिक इकाई पाई जाती है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये भी आनुवांशिक पदार्थ को ले जाने का कार्य करता है। कौन, प्लाज्मिड, वाहक की तरह कार्य करता है। ठीक है, वैसे तो डीएनए तंतु ले ही जाता है, बट ये भी ले जाने का कार्य करता है। क्लियर है। 6 पॉइंट। 7वां पॉइंट चलते हैं हम लोग, राइबोसोम। ये राइबोसोम किससे संबंधित है, प्रोटीन से संबंधित है। एक चीज़ आपको क्लियर अच्छा से समझ आना चाहिए, जब भी आप 12वीं में जाओगे ना, ठीक है, तो आपको पूरा राइबोसोम का डिटेल से बताया जाएगा आपको कि एक्चुअली में है राइबोसोम क्या है, पॉलीसोम क्या है ना। तो बहुत सारे चीज़ क्लियर करेंगे राइबोसोम के बारे में। ठीक है, राइबोसोम, है ना। तो देखिए जीवाणु में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। अब ये 70S क्या है भाई, तो एस मतलब ये सेडिमेंटेशन से संबंधित है, सेडिमेंटेशन, अवसादन। मतलब कहा जाए ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 70S और एक होता है 80S। अवसादन, सेडिमेंटेशन से संबंधित है। ठीक है, तो 70S और 80S है ना। तो ये होता क्या है कि इसमें, अच्छा एक चीज़ और बताया तो मैं कि इसको फिर 2 अलग अलग भागों और बांटते हैं ना, याद रखिएगा। जब हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे तब अलग अलग भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो ये 70S किन किन भागों से मिलकर बनाता है, 80S है वो किन किन भागों से बनाता है, ये आप आगे पढ़ेंगे ना। तो जीवाणु में पाए जाने वाले जो राइबोसोम है वहाँ 70S प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है, हमेशा पूछा जाता है कि तो ये राइबोसोम ही करता है। ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। एक समय में एक से अधिक राइबोसोम एक mRNA से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये इसका जो फंडा है, mRNA का जो फंडा है वो आपको बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए मैसेज देने वाला। ठीक है, कि प्रोटीन खत्म हो गई, प्रोटीन का कार्य करवाओ, है ना। tRNA होता है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर करता है ना। तो ये सब आप पढ़ोगे। तो अभी केवल इतना जानिए कि जीवाणु में पाए जाने वाले जो राइबोसोम है वो 70 प्रकार के होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं और एक समय में एक से अधिक राइबोसोम एक mRNA में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है। 8वां आता है आपका न्यूक्लाइड। तो सीधी बात बताता हूँ कि जो न्यूक्लाइड आप लोग पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो वो डीएनए को हम लोग न्यूक्लाइड बोलेंगे। ठीक है ना, किसको बोलेंगे, डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लाइड। यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ न्यूक्लाइड। क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लाइड क्या है, सीधी बात है, डीएनए को ही न्यूक्लाइड बोलेंगे। तो क्या कार्य करता है, देखिए प्रत्येक जीवाणु कोशिका में प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। प्राथमिक प्रकार का मतलब जिस केंद्रक के चारों ओर अगर केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण विकसित केंद्रक बोलेंगे। और जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, प्राक केंद्रक बोल देते हैं उसको, है ना। तो प्रत्येक जीवाणु कोशिका में प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, अभाव होता है। इस तरह से क्या हो गया, जीवाणु कोशिका की क्या है, एक संरचना है ना। इसमें आप और बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। तो इतना जो नाम मैंने बताया आपको वो तो आपका समझने तक का है। ठीक है, यहाँ पर आप ये ऐसे थोड़ा सा बनाकर ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग mRNA। जितना इस टॉपिक में यूज़ हुआ उतना नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। और क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको तो पूरा कैप्सूल बोलते हैं। इसको पूरा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल, है ना। और छोटे छोटे यहाँ पर और कण बना देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्मा, है ना। और एक आध tRNA बना देना है, यहीं पर mRNA बना दिया गया, tRNA। क्लियर है ना। पॉलीसोम बना देना, mRNA बना देना। ठीक है ना। ये सब है, इतना नाम में काफ़ी है ना, जीवाणु कोशिका की संरचना में। क्लियर है। तो इसके और संरचना आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कम्प्लीटली। चलिए